ये सारे वो टू हैं जिनके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या जीरंड आएगा, इन सब के बाद वी वन नहीं आएगा। ये सारे वो टू हैं जिनके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या जीरंड आएगा। इन टू के बाद कभी भी वी वन नहीं आएगा। ठीक है। कारण पता है? कारण क्या है? हाँ जी। इन सब में टू प्रपोजिशन है। हमने ये बात सीखी है कि टू के बाद वी वन आता है, लेकिन जब टू के बाद वी वन आता है तो टू प्रपोजिशन नहीं होती। जब भी टू के बाद वी वन आता है तो टू प्रपोजिशन नहीं होती। तब टू टू इन्फिनेटिव का पार्ट होती है, उसको पार्टिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अपने मतलब की चीज नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि टू प्लस वी वन में टू प्रपोजिशन नहीं होती। ठीक है। टू इन्फिनेटिव में आने वाला टू, सारे नहीं बोलते, टू इन्फिनेटिव में आने वाला टू क्यों प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ये वाला टू क्या है? ये वाला टू क्या है? प्रेपोजिशन। क्वेश्चन उठता है जी हमें कैसे पता ये टू प्रेपोजिशन है? तो भाई तुम लोगों से कभी कंजंक्शन के टाइम पे एक बात हुई थी कि, अच्छा एक रह गया, पे अटेंशन टू। थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यही लॉजिक अपना डिस्कशन होगा जब अपन नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, वहां पे अपना ये डिस्कशन होगा। ठीक है। एक तो रट्टा मारो और एक थोड़ा सा समझ लो, तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज पेइंग अटेंशन टू डैश। मान लो ये सेंटेंस है, ही इज पेइंग अटेंशन टू डैश। आपके पास ऑप्शन है लर्न और या फिर लर्निंग। ये दो ऑप्शन है, ही इज पेइंग अटेंशन टू लर्न या फिर लर्निंग। वैसे तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि पे अटेंशन टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी है, लेकिन ये तो चलो अभी सामने है तो रट्टा याद है, सामने नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, किसी भी टू के बाद कब वी वन आता है और कब वी वन प्लस आई एन जी आता है, उसका बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। टू के बाद जब वी वन आता है तो टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये बात क्लियर है सभी को? टू के बाद जब वी वन आता है तो टू प्रेपोजिशन नहीं है। टू के बाद जब वी वन आई एन जी आता है तो टू प्रेपोजिशन है। तब टू प्रेपोजिशन है। सही कह रहा हूं मैं? सारे बोल दो। अच्छा, अगर ये बात सबको समझ में आती है तो आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस आपके पास गिवन है, जो भी सेंटेंस आपके पास गिवन है, उसमें से आपने टू को हटा देना है। सबसे पहला काम ये करना है, चेक करने के लिए कि यहाँ पे अपने को वी वन चाहिए या वी वन प्लस आई एन जी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। हमने टू को हटाया और जो भी चीज गिवन है उसके बाद आपका कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। मी लिख दिया, इट लिख दिया, राम लिख दिया, कोई भी नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी फिट हो जाए वहां पे। ठीक है। अब सेंटेंस है ही इज पेइंग अटेंशन मी। क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज पेइंग अटेंशन मी। क्या बीच में कोई प्रपोजिशन चाहिए? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? यानी कि बीच में जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे? क्या आ रहा है यहाँ पे? प्रपोजिशन। यानी कि अगर पेइंग अटेंशन के बाद जो टू लगाया वो किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? प्रपोजिशन का। मेरी बात समझ पाए थोड़ी सी? इस चीज को दूसरे एग्जाम्पल से समझो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉन्ट्स डैश, नहीं, ही वॉन्ट्स टू डैश। ऑप्शन फिर से वही है, लर्न या फिर लर्निंग। आपने को पता लगाना है कि ये टू प्रीपोजिशन है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले किसको हटा दोगे? टू को हटा दो। सेंटेंस टू को हटाने से क्या बचेगा? ही वॉन्ट्स
ठीक है, अब मैंने क्या कहा, टू हटाने के बाद क्या करना है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगा दो। ही वॉन्ट्स, नाउन लगा देते हैं, आइसक्रीम। बीच में कुछ चाहिए ना, ही वॉन्ट्स आइसक्रीम में कुछ चाहिए, ही वॉन्ट्स चॉकलेट, ही वॉन्ट्स इट, कुछ चाहिए बीच में या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसके बाद जो टू आएगा वो प्रेपोजिशन नहीं है। अगर डायरेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन फिट हो रहा है, अगर डायरेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन फिट हो रहा है तो बीच में किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि इसके बाद आने वाला ये टू जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है। नहीं है तो इसके बाद क्या चाहिए, समझ पाए, या गया, आया या गया। अगर आया, किसी के पास वो पड़ा गेट द बॉल रोलिंग टेस्ट है अभी, वो जो टेस्ट हुआ था एक आपका 170-80 क्वेश्चन वाला, है किसी के पास अभी? उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, देखते हैं हमारा ये लॉजिक वहां पे कामयाब हो पाता है या नहीं। वैसे तो ये सारी चीजें कबाड़ हो जाती होंगी जाके, है ना, रद्दी इकट्ठी करते होगे, 7500 के बदले में कितनी रद्दी आपा इकट्ठी कर पाए। देखो देखो है तो, क्योंकि उसके साथ के साथ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, समझ में भी आ जाएंगे अपने को कि अपने बस की कुछ है या नहीं है। थैंक यू। गेट द बॉल रोलिंग, 185 क्वेश्चन थे इसमें। इसमें क्वेश्चन है, कहां से शुरू हो रहे हैं ये, ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 122 नंबर। मुकेश, गेट द बॉल रोलिंग की वो दियो मेरे को एक बारी, पीडीएफ, पीडीएफ दे दे इसमें, पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव कहाँ है, इसमें तो नहीं है, पीछे, पीछे भी नहीं है भाई, वहीं होगी, ऑफिस में होगी। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, 122 क्वेश्चन है जी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कहां चला जाता है, ये रहा, देयर इज ए लिमिट टू डैश, देयर इज अ लिमिट टू डैश थिंग्स ऑन योर ओन विल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या दिए इसने, इसने ऑप्शन दिया है डू या डूइंग, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है अपन ने क्या करना है, टू हटाना है, टू को भूल जाओ, आप टू को भूल गए, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, कोई नाउन या प्रोनाउन, देयर इज अ लिमिट इट, सही है, देयर इज अ लिमिट इट, देयर इज अ लिमिट राम, बीच में कुछ, बीच में कुछ चाहिए, बीच में क्या चाहिए, पहले तो ये भी सोचो चाहिए क्यों, ध्यान से अगर नोटिस कर दो तो लिमिट नाउन है, लिमिट क्या है, सारे बोल दो लिमिट क्या है, नाउन। इसके बाद आने वाला वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ऐसे ही इकट्ठे नहीं आते, बीच में कोई ना कोई, बीच में कोई ना कोई प्रपोजिशन आती है, बीच में प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। यानी इसके बाद आने वाला टू क्या है, इसके बाद आने वाला टू क्या है, अगर प्रपोजिशन है तो, अगर प्रपोजिशन है तो आंसर क्या बनेगा, समझ में आया या गया, आया या गया, आया समझ में, अगला क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है जी, आई एम एवर्स
टू डैश while I am working। ऑप्शन है टॉक या टॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है। अरे तुम कहां से आ गए? प्रकट हुए होगा है? मंगलवार है मतलब कोई हनुमान जी से शक्ति वक्ति ले आए हो और प्रकट हो गए एकदम से। हाँ जी, आई एम अवर्स टू। अब पहले तो लोगों को यही नहीं पता एवर्स क्या होता है। एवर्स क्या होता है? एवर्स क्या होता है? क्या होता है? रुकावट। डिसलाइक। तो एवर्स यहाँ पे वर्ब है। मीनिंग तो नापसंद ही है, डिसलाइक ही है। वर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। हाँ जी, एडजेक्टिव तो है, पता लग गया मेरे को। मीनिंग पूछ रहा हूं मैं तो। प्रतिकूल। ये क्या होता है? हाँ जी, इरिटेट होना ना। मीनिंग वही है, एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, लेकिन एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका? प्रतिकूल ही होता है, लेकिन एडजेक्टिव इंग्लिश में क्या बनेगा? इसमें लग जाएगी। हाँ जी बोलो। हाँ जी, प्रतिकूल का मतलब होता है रेजिस्टेंट। इंग्लिश में प्रतिकूल को बोला जाएगा रेजिस्टेंट। ठीक है। अब एवर्स से तुम्हें समझ ना आता, इसलिए आप इसमें वर्ड को यूज करते हैं रेजिस्टेंट। अब मैं क्या बोलूं? आई एम रेजिस्टेंट राम। सही है ना? आई एम रेजिस्टेंट राम। या बीच में कुछ चाहिए? बीच में कुछ चाहिए। चाहिए तो मतलब क्या चाहिए? क्या चाहिए? यानी ये टू क्या है? अगर ये टू क्या है तो इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? आया समझ में या गया? आया या गया? फंडा क्लियर हो रहा है? अब वो लिस्ट चाहे और बड़ी कर लो, लिख लो जी, एवर्स टू। मतलब मैं तुम्हें ये नहीं सिखाना चाह रहा कि रट्टा मार लो, इनका लिस्ट बड़ी कर लो, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रहा। मैं तुमसे चाह रहा हूं कि लॉजिक याद रहेंगी क्या? इतनी सारी चीजें नहीं रहने वाली, गारंटीड है। जब एग्जामिनर पूछ रहा होगा ना, पे अटेंशन टू, भले ही याद रहे। तुम्हें वैसे बता देता हूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये पांच तो रख लो याद। बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी में भी, बाकी किसी में भी सिर्फ और सिर्फ टू वाला लॉजिक लगाना है। और वो टू वाला लॉजिक क्या है? अगर उसके बाद प्रेपोजिशन है, मतलब नाउन या प्रोनाउन फिट करेंगे। नाउन प्रोनाउन फिट किया यार, तब तो तू अपने आप चल पड़ता है। अब ये देखो, 124th क्वेश्चन देखो। इन मॉडर्न वर्ल्ड इंग्लिश हैज बिकम की टू डैश अ गुड जॉब। आपने डैश मानना है, ठीक है। अब मैं बोलूं इंग्लिश हैज बिकम की राम, या की टू राम। मतलब दिस इज की सक्सेस, या की टू सक्सेस। की खुद नाउन है, बीच में नाउन दूसरा जोड़ना है, बीच में प्रपोजिशन चाहिए, यानी ये टू किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? अगर ये प्रपोजिशन है तो आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है। अगला देखो,
देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू, भूल जाओ ना बीच को, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव एन ऑनेस्ट हार्ड वर्क। मान लो आप अगले वाले नाउन को ले लेते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑनेस्ट हार्ड वर्क, या नो ऑल्टरनेटिव टू ऑनेस्ट हार्ड वर्क। टू चाहिए बीच में, टू बीच में चाहिए तो टू फिर से क्या है, इसीलिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब या तो रट्टा मार लो की टू के बाद V1 ING आएगा, अल्टरनेटिव टू के बाद V1 ING आएगा, लीड टू के बाद V1 ING आएगा, या कहानी समझ जाओ। और कहानी मेरे हिसाब से समझने लायक है, मतलब कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। अगला ये तो पढ़ लिया, ही इज हैबिचुएटेड राम, ही इज हैबिचुएटेड राम या हैबिचुएटेड टू राम, यानी टू क्या है, आंसर क्या है, आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है कुछ समझ में। अगला, if you work honestly and without expectation, it is similar worship, it is similar worship या similar to, सिमिलर के बाद टू चाहिए, चाहिए तो क्या तो समझ में आ रही है, क्या तो समझ में आ रही है। और उस दिन जब ये तुम टेस्ट कर रहे थे सबने गलत किया, क्योंकि सबको एक बात बता दी, टू के बाद तो V1 आता है, मैक्सिमम ने टू के बाद V1 लगाए थे। ठीक है, हाँ आई एम एलर्जिक राम, मैंने तो सिंपल सी बात है, राम फिट करना है हर जगह। ठीक है, आई एम एलर्जिक राम या आई एम एलर्जिक टू राम, आ रहे समझ में। इफ यू प्रिजर्व, इफ यू परसिवियर, सॉरी प्रिजर्व अलग होता है, और ये वर्ड है, ये क्या होता है, हाँ जी, परसिवियर का मतलब होता है कीप ऑन डूइंग समथिंग, परसिवियर का मतलब होता है लगे रहना, कॉन्टिन्यूटी। तो इफ यू परसिवियर यू आर डेस्टाइंड, अब सोचो यू आर डेस्टाइंड राम, जवाब दो, यू आर डेस्टाइंड राम या यू आर डेस्टाइंड टू राम। भाई डेस्टाइंड के बाद कुछ चाहिए क्या, चाहिए तो, चाहिए तो गेटिंग आएगा। आ रही है बात समझ में, ये लो जी। लर्निंग बेसिक्स इज फंडामेंटल, लर्निंग बेसिक्स इज फंडामेंटल राम या फंडामेंटल टू राम, फिर से टू चाहिए, टू चाहिए तो फिर से यू आर लाइबल राम, यू आर लाइबल, फिर से अ रेगुलर रिवीजन इज मटेरियल राम, मटेरियल राम या मटेरियल टू राम, फिर से माई सीनियर इज अपोज्ड राम, माई सीनियर इज अपोज्ड राम या टू राम, इन सबका आंसर आईएनजी था। और सबने सबने क्या लगा दिया था, V1। अब चाहे तो रट्टा मार लो, बी अपोज टू के बाद, मटेरियल टू के बाद, लाइबल टू के बाद, फंडामेंटल टू के बाद, और ये कौन सा था, डेस्टाइन टू के बाद, एलर्जिक टू के बाद आईएनजी आएगा। और नहीं तो कहानी समझ में आ गई, मेरे को तो आ गई, पता नहीं तुम्हें समझ में आई है या नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक लॉजिक और लगता है इन सब में, एक लॉजिक और लगता है, तुम लोग समझ नहीं पाए अभी तक उस बात को। अगर आप ध्यान से देखो, हाँ अपोज क्या है, हाँ जी दोबारा बोलो, he is opposed ram, he is opposed it। दूसरा लॉजिक समझोगे तो और कहानी क्लियर होगी, ध्यान से सुनो। कल सीख के गए थे B+V3 जो है दो काम करता है, या तो पैसिव या स्टेट। मैंने कहा आई एम अपोज्ड, तो मेरा पैसिव है या स्टेट है, मैं किसी चीज को अपोज कर रहा हूं तो वो पैसिव है या स्टेट है मेरी, वो मेरी क्या है, स्टेट। तो माई सीनियर इज अपोज्ड, ये उसकी क्या है,
स्टेट, स्टेट है तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। कल सीख के गए हो सारे, बोल दो। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव किसके लिए है? भाई मैंने कहा कल एक सेंटेंस बोला, शी इज मैरिड। जब आपने शी इज मैरिड बोला था, तो शी इज मैरिड जो है, मैरिड किसके लिए लिखा हमने? ऐसे ही माई सीनियर इज अपोज्ड में अपोज्ड किसके लिए लिखा? सीनियर के लिए। अब इस अपोज्ड के बाद अपने को नाउन चाहिए। अपोज्ड के बाद अपने को क्या चाहिए? नाउन। अब अपोज्ड एडजेक्टिव है जो किसी ऑलरेडी नाउन के लिए यूज हो चुका है, तो अगर कोई दूसरा नाउन आएगा तो बीच में कुछ ना कुछ तो जोड़ने के लिए आएगा। और जोड़ने वाली क्या हो गया आरजू? लेके जाओ इसको कोई, उठो कोई एक आधा लेके जाओ इसको, फिर तबीयत खराब हो रही है इसकी। पानी पिलाओ पहले तो, है किसी के पास?